हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। हम कुछ जो डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। जैसा कि हम लगभग देखा जा रहा है कि हर एग्जाम में लगभग 2-3 क्वेश्चंस तो लोक नृत्य से पूछे ही जाते हैं। नेशनल पार्क, जो कि जियोग्राफी में नेशनल पार्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ जो विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन सब चीजों के बारे में हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ में देखते हैं कुछ जैसे कि राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य, नेशनल पार्क, और कुछ वन लाइनर्स जी के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। देखिए, एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पंडवानी और गढ़ गौर नृत्य। कौन सा? पंडवानी। पंडवानी आपने नाम सुना होगा। पंडवानी और गढ़ गौर नृत्य। असम में, जो कि हमने बताया ही था कल के शायद टॉपिक में, हमने बताया था जियोग्राफी में, और कुछ लोग नृत्य जिनकी माघ बिहू भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो असम जो कि बिहू लोक नृत्य काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर नौटंकी लोक नृत्य काफी फेमस है। गुजरात जो कि गरबा है। कौन सा? गरबा लोक नृत्य। गरबा, गा से गरबा और गा से गुजरात, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे। कर्नाटक में कौन सा है? यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। कर्नाटक में है यक्षगान। और अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब जो कि भांगड़ा के लिए फेमस है। गिद्धा भी लोक नृत्य है, आपने नाम सुना होगा। राजस्थान में काल बेलिया, आपने देखा होगा, काल बेलिया। और भवाई घूमर, तेहर ताली। कौन सा? तेहर ताली, भवाई नृत्य। तो राजस्थान की बात करें अगर, तो राजस्थान में घूमर काफी फेमस है। घूमर, तेहर ताली। कौन सा? तेहर ताली। और भवाई भी फेमस है, भवाई लोक नृत्य। तो ये सारे लोक नृत्य जो कि राजस्थान में है। महाराष्ट्र में तमाशा, महाराष्ट्र में कौन सा? तमाशा लोक नृत्य। लावड़ी। कौन सा? लावड़ी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कजरी और छोलिया। जम्मू कश्मीर में कूद, दंडी नाच और रौफ। कौन सा? रौफ और कूद दंडी नाच। तो उत्तराखंड में कजरी और छोलिया। हिमाचल प्रदेश में छपेली और दांगी और थाली। कौन सा? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दांगी और कौन सा? थाली, दांगी, थाली, और आपका छपेली। ये लोक नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश में। बिहार जो कि छऊ है, बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट, जटिन। और केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम। देखिए, केरल में बहुत पूछा जाता है कि केरल का लोक नृत्य अक्सर पूछा गया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य केरल का है। और कथकली भी केरल का ही है। कथकली, तो कथकली और केरल का, और मोहिनी अट्टम, ये दोनों लोक नृत्य केरल के हैं। नागालैंड का लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल का जात्रा और ढाली, छाऊ लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। गोवा में मंदी और ढकनी। गोवा में कौन सा? मंदी लोक नृत्य। मंदी लोक नृत्य। तो महंगे शहर में मंदी लोक नृत्य है, मतलब गोवा जैसा सिटी, गोवा जैसा एरिया, तो इसमें मंदी लोक नृत्य और ढकनी भी है वहां पर। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कुचिपुड़ी और कथकली में। कहते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है और कथकली कहाँ का है? कथकली। तो कली से आप याद रखेंगे केरल, और
कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लें। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और कथकली केरल में, और आपने अट्टम करके जो भी लोक नृत्य हैं वो भी केरल के आते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया। और झारखंड में विदेशिया और छऊ, झारखंड में कौन सा, विदेशिया और छऊ। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा, उड़ीसी, उड़ीसी तो याद ही होगा, उड़ीसा, उड़ीसी और घुमरा। और छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य। तो आपने देखा सारे लोक नृत्य जो कि जैसे एमपी में पंडवानी, एमपी में पंडवानी, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान और पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, और राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, हवाई नृत्य, और महाराष्ट्र में तमाशी और लौड़ी, तमाशा होता है, महाराष्ट्र में तमाशा होता है। भाई याद रखेंगे, तमाशे वाला जो तमाशे वाला जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में तमाशा होता है, ये बात याद रखेंगे। और लावड़ी भी। उत्तर प्रदेश में कजरी और छौलिया, जम्मू कश्मीर में कूद, दंडी नाच। दंडी नाच कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में, दंडी नाच और रौफ। हिमाचल प्रदेश में छपेली, दांगी, थाली, जो थाली नृत्य होता है, दांगी और छपेली। और बिहार में अपने छऊ विदेशिया जातिन होगा। और केरल कथकली है, मोहिनी अट्टम। नागालैंड में लीम और छोंग, लीम और छोंग और लीम, ठीक है। जात्रा, ढाली, छऊ, ये सारे लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में होते हैं। और गोवा जैसा शहर, महंगा शहर जिसमें मंदी होती है, तो मंदी मतलब मंदी लोक नृत्य होता है। और ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। तो जो कच्ची पूड़ी खाने को मिलती है वो आंध्र प्रदेश में मिलती है, ये बात आप याद रखेंगे। थोड़ा सा हमने बताया, इस प्रकार से याद रखने की एक ट्रिक है। तो कच्ची पूड़ी याद रखेंगे, कच्ची पूड़ी कहाँ मिलती है, आंध्र प्रदेश में, मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य होता है। विदेशिया और छऊ, विदेशिया और छऊ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो झारखंड में विदेशी लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए विदेशिया होता होगा। और छऊ, और उड़ीसा, उड़ीसी और घुमरा। और तो विदेशी से झारखंड याद रखेंगे, झारखंड से विदेशिया, और उड़ीसा में उड़ीसी, और छत्तीसगढ़ में पंथी लोक नृत्य। तो ये लोक नृत्य कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर, जैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, सिक्किम। सिक्किम वाला पार्ट जो इंडिया है, ऐसे करके आप लोगों ने ऐसे, फिर ऐसे, जो इंडिया का है, ये इंडिया का ऐसे करके यहाँ पर सिक्किम है, ऐसे यहाँ पर ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह ऐसे कुछ ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पर ये जो सिक्किम वाला पार्ट है, ये वाला नहीं, यहाँ पर जो सिक्किम वाला पार्ट है, तो यहाँ पर कौन सा कंचनजंगा है, कौन सा, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम वाले पार्ट में है। और प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी वो अरावली, अरावली जो है यहाँ पर है, जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली का प्रमुख शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। तो आप याद रखेंगे जो अरावली है उसका इधर विंध्याचल है, और यहाँ पर अरावली आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो अरावली है उसका गुरु शिखर, गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। आप तो अरावली का आप याद रखेंगे कि सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। मतलब शिखर है तो भाई सभी का गुरु होगा। तो याद रखेंगे कि जितने भी पर्वत चोटी हैं अरावली की, उसमें सबसे ऊंचा गुरु शिखर है। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अरावली। और सबसे बड़ा हिमनद की बात करें, ग्लेशियर, जैसा कि मैं बता रहा था कि हिमानी ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर कल हमने बताया था, जहाँ से गंगा निकलती है, कल के सेशन में आपने देखा होगा। और हिमानी ग्लेशियर, और तो गोमुख से जो हिमानी ग्लेशियर से गोमुख निकली हुई है, तो बताया। तो इस प्रकार से अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और हिमालय की सर्वोच्च जो शिखर है
वो 8,850 मीटर है। और कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। तो एवरेस्ट आप लोग मसाला खाते हैं, याद रखेंगे कि एवरेस्ट जो है 8,850 मीटर, जो कि अभी 2 मीटर बढ़ी हुई है प्रेजेंट टाइम, पहले 8,848 था। तो हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो 8,850 मीटर है। हाँ, अगर बात करें नर्मदा और ताप्ती की, तो देखिए नर्मदा और ताप्ती जो निकली हुई है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकली हुई है। जैसा कि अगर हम भारत वाले पार्ट में देखें, अगर यहाँ पर पार्ट में देखें तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो निकली हुई है इधर अरब सागर में जाके के गिरती हैं। ये आपका गुजरात है ऐसे करके, और फिर ये आपका इंडिया है ऐसे। तो ये जो यहाँ पर जो नर्मदा और ताप्ती निकली हैं अरब सागर में गिरती हैं दोनों, तो ये एमपी वाले पार्ट में, तो इधर दोनों तरफ शिखर है और बीच में से ये घाटी से गिरती है। तो जो दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं? तो वो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। अगर नर्मदा ताप्ती जो नदियां गिरती हैं उनके जो सतपुड़ा, ये नर्मदा हो गई और ये ताप्ती हो गई, जो बीच में भी पहाड़ियां हैं, बीच में जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। अगर मान लीजिए सतपुड़ा की पहाड़ चोटी होती तो सतपुड़ा के इधर साइड में नर्मदा, इधर साइड में ताप्ती, इस प्रकार से ये अरब सागर में गिर जाती हैं। हाँ, अरब सागर में, या फिर हाँ, खंभात की खाड़ी इधर पड़ता है, तो आप याद रखेंगे। अच्छा, खैबर दर्रा की अगर बात करें कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है? खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पालाधार दर्रा जो कि किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को अगर हम देखें, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में इंडिया के प्रायद्वीपीय पार्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु हैं ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो ये किस दर्रे के माध्यम से जुड़ते हैं? तो पालधार। कौन सा? पालधार दर्रा, जहां से केरल और तमिलनाडु जुड़ते हैं। नाथुला दर्रा, जो कि नाथुला आपने पढ़ा था कल ही, उत्तराखंड वाले दर्रा आपने पढ़ा था, नाथुला, जलेपला, ये सारे दर्रे आपने पढ़े थे। तो रोहतांग दर्रा, तो देखिए नाथुला दर्रा जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नाथुला दर्रा। और जो जम्मू कश्मीर से जम्मू और श्रीनगर, कह रहा है क्वेश्चन कि जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? किस दर्रे से होकर जाते हैं? जम्मू से श्रीनगर अगर हमें जाना हो, मान लो ये जम्मू है और ये श्रीनगर है, ये श्रीनगर, तो जम्मू से श्रीनगर अगर जाना हो तो हम किस दर्रे से होकर के जाते हैं? यहाँ पर एक दर्रा आपको मिलेगा, यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा। तो जो दर्रा है ये कौन सा दर्रा है? तो ये बनिहाल दर्रा है, जो जम्मू और कश्मीर के हालचाल लेने के लिए बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि जम्मू और श्रीनगर का हालचाल लेने के लिए बनिहाल, कौन सा हालचाल लेना है? तो बनिहाल दर्रे से होकर आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखेंगे। और अगर उत्तराखंड, वो अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो जब पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना हो, पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान जाना होगा तो किस दर्रे के माध्यम से होकर के जाना होगा? अगर ये मान लीजिए कोई दर्रा है और इधर पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है और इस दर्रे से होकर के जाना है, तो वो कौन सा दर्रा है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की खबर लेना है तो खैबर दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान खैबर दर्रा, और अगर जाना है आपको जम्मू से श्रीनगर तो बनिहाल दर्रा। अच्छा, किस किनारे पर, किस नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण है? तो अभी हमने बताया कि नर्मदा और ताप्ती जिनके बीच सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, और जो कि नर्मदा और ताप्ती इधर नदियां निकली हुई हैं,
तो जो महाकालेश्वर मंदिर है वो नर्मदा के किनारे जो है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर कहाँ पर है? नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। और आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये भी आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपको पता ही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके द्वारा जो कि सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो आप याद रखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है आके। तो इस प्रकार से तो आप याद रखेंगे गंगा और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपने देखा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती है। और किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा जो कि गंगा का निर्माण करती है? तो वो देवप्रयाग होता है। वो साथियों कौन सा होता है? वो देवप्रयाग। वो कौन सा? देवप्रयाग होता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। वो कौन सा? देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित करती है? तो चंबल और साबरमती। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा हमने कल बताया था कि भागीरथी जो निकलती है, उद्गम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। तो जहां पर ये दोनों मिलती हैं वहां से गंगा मतलब गंगा के नाम से जानी जाती है। और उस स्थान को कौन सा? वो देव का प्रयाग है। आप ये याद रखेंगे कि ऐसी देवभूमि है, इसलिए देव प्रयाग कहते हैं। भाई गंगा और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो वो देव प्रयाग, जाहिर सी बात वो देवों का प्रयाग है, तो इसलिए देव प्रयाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। कौन सा? चंबल एवं साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती, ये दो नदियां हैं। हाँ, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कल हमने जो मुहाना पढ़ाया था, जिसको आपको सेशन पढ़ना है उद्गम स्थल नदियों के और नदियों का मुहाना, वो आप पिछला सेशन देख सकता है हमारा। देखिए तो उसमें हमने बताया था कि जो लूनी नदी है वो अजमेर से निकलती है और अजमेर से निकल करके आती है कच्छ केरन में ही विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ केरन में लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है? कच्छ केरन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? देखिए याद रखेंगे, मानसरोवर झील के पास से सतलज भी निकलती है, सिंधु निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। हमने बताया था कि सतलज जो है एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास एक कौन सी खान ख्वाब करके है, उसको देख लेना एक बार। और सिंधु और सतलज ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है सतलज। और जो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये तीनों नदियां, सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। कौन सी नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में अगर गंगा की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? अगर हम देखें किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर बांग्लादेश में गंगा की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो ये बात आप याद रखेंगे, किस नदी
को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए मूंगफली। मूंगफली जो कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। अगर जहाँ शुष्क भूमि होती है, पानी की मात्रा कम होती है, तो वहां पर ये जो कि मूंगफली है काफी मतलब खेती होती है वहां पर। तो जैसे कि राजस्थान वगैरह में जो कि मूंगफली काफी ज्यादा पैदावार होती है। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? उदयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। और जिसे हम कहते हैं पिंक सिटी। क्या? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की जवारा खाने। उदयपुर की जवारा खाने। उदयपुर आप जानते हैं राजस्थान का एक शहर है। तो उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए है? जस्ता। है कि राजस्थान खेतड़ी, राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा वहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर उदयपुर के ज्वारा खाने की बात करें, कौन सी? जवारा खाने, तो उसमें कौन सा खनिज उत्पन्न होता है? जस्ता। जस्ता जो कि उत्खनन कराया जाता है। महासागरीय या महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर है? किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? देखिए क्या बताया जा रहा है? महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? देखिए महासागरीय और महाद्वीपीय जो परतें हैं उसमें घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगर प्रायद्वीपीय भारत के कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा? कोरोमंडल तट। साथियों कोरोमंडल तट पर जो शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आप देख रहे होंगे ये वाला, अब ये इंडिया है, प्रायद्वीपीय पार्ट है। तो जो प्रायद्वीपीय पार्ट में आपने देखा होगा कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में अधिक वर्षा कौन सा? केरल, वो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्ध है? तो खनिज सबसे ज्यादा कौन से पार्ट होते हैं? झारखंड वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में? झारखंड वाले पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पर जो झारखंड है, तो झारखंड में पार्ट है छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। तो झारखंड में जो छोटा नागपुर पड़ता है, वहां पर जो खनिज की मात्रा है, खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में उत्खनन कराया जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय क्षेत्र का सबसे अधिक समृद्ध वाला इलाका कौन सा है? छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का एक पार्ट है। टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो आपने देखा था कि भागीरथी, जो कि भागीरथी गंगा जो निकलती है वो भागीरथी से ही स्टार्ट होता है, गौमुख से। तो वही बात कर रहे हैं कि हाँ, तो वही जब तो भागीरथी जो निकलती है, तो उस भागीरथी पर करें कौन सा बांध है? तो ये याद रखेंगे कि टिहरी बांध है। और टिहरी बांध किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। यानी कि गंगा की स्टार्टिंग भागीरथी से होती है। और भागीरथी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भागीरथी पर टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा? टिहरी बांध बनाया गया है। हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है, तो कौन सी? टेरेनोडो जो हवा है, टेरेनोडो। कौन सा? या ऐसे हम याद कर लें, टारनेडो। कौन सा? टारनेडो। टारनेडो जो हवा है इसमें चक्रवात नहीं पाया जाता है। ये चक्रवातीय जो गति होती है उसका अभाव होता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो कौन सी? भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। पतझड़ वन जो कि सबसे ज्यादा है एक तरीके से। पतझड़ वन, जो पतझड़ वनों वाला पार्ट है वो भारत में सबसे ज्यादा है। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सरदार जी थे? तो आप याद रखेंगे कि गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरोवर तो आप जानते हैं
तो सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर मतलब सरोवर का जो सरदार था वो परियोजना है ना। ये याद रखें कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कहाँ, गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार। सदाबहार रहने वाली जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पूर्वी घाट में सदाबहार नहीं होता। तो सदा अगर बहार होना है तो पश्चिमी घाट आपको जाना पड़ेगा। तो आप याद रखें कि सदाबहार वनस्पति कहाँ, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास, जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पर जल विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति का विकास काफी हुआ है। तो जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा है? यूपी या उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। कौन से? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगर हम देखें तो एक ऐसा दिन, एक ऐसी तारीख 23 सितंबर एक ऐसी तारीख है जहां पर रात भी बराबर होती है और दिन भी। और मान लो यहाँ सूर्य है और इधर तरफ दिन है, इधर तरफ रात है, तो दोनों का एक समय निर्धारित है। जितने समय का दिन होगा उतने समय की रात होगी, तो दोनों बराबर होंगे। भारत में नमक की प्राप्ति प्रमुख रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल से, जहाँ पर चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा झील। चट्टानी नमक की परतें और झील और मृदा झील जो कि भारत में नमक की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से किस स्रोत से होती हैं? तो चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा झील। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किसको? गोदावरी जो प्रादीपीय पार्ट है यहाँ पर, गोदावरी आपकी जो नदी है, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। बृहद गंगा, तो बृहद गंगा के किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के कहा जाता है। और दूसरी गंगा आपने देखा कौन सी नदी थी? कावेरी। कौन सी थी? कावेरी। दूसरी गंगा कावेरी और बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है? तो बिहार की कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। ये मार्ग बदलने में के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी नदी की कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। और ये भी आप याद रखेंगे कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और कौन सी? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कि काफी ऊंचाई से पानी गिरता है। और तो इस प्रपात को क्या कहते हैं? कपिल जलधारा। कौन सा? कपिल जलधारा। तो कपिल को याद रखेंगे, जो कपिल जलधारा है वो कहाँ गिरती है? वो जलधारा नर्मदा नदी निर्माण करती है। तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। तो आप याद रखेंगे कि जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी होती है, लेकिन उड़ीसा का जो शोक जो है कोसी नदी। कोसी बिहार का शोक है, लेकिन उड़ीसा का कौन है? ब्राह्मणी। कौन सा? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी को याद रखेंगे कि ब्राह्मणी उड़ीसा का शोक है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की है। कौन सी? गोदावरी की। वैन और पैन। तो वैन पैन जो है वो किसकी सहायक नदी है? वैन पैन ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? सबसे लंबा सड़क पुल तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। कौन सी नदी जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? कौन सा?
माजुली बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, तो ये माजुली जो कि माजुली नदी द्वीप बनाती है, यानी कि ये बंगाल, ये जो प्रायद्वीपीय पार्ट है, तो यहाँ पर कहीं जिधर से इंटर करती है, यहाँ पर कहीं माजुली द्वीप जो कि मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप बनाती है। अब ये याद रखेंगे, तो ये याद रखें कि जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, तो हमने बताया कि सबसे एक प्रकार से इस प्रकार से याद रखेंगे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्म जो इससे इंटर करती, बाहर से आकर के इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में हालांकि ज्यादा पार्ट नहीं है, सबसे बड़ी इंडिया की जो गंगा नदी है। तो जो ब्रह्मपुत्र इंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो कौन सा द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप बनाती है, जो कि माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा है। तो आप ध्यान रखें कि विश्व की सबसे लंबी अगर नदी की बात करें तो नील नदी है, और अगर मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन, अमेजन आपने नाम सुना होगा। और अगर भारत की सबसे ये लंबी नदी अगर विश्व की बात करें तो नील नदी है। और अगर हम देखें कि जो ब्रह्मपुत्र है सबसे चौड़ी नदी है एक प्रकार से, और भारत की अगर नदियों की बात करें तो गंगा सबसे बड़ी। अच्छा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो किस राज्य में है, एमपी में। कहां पर, एमपी में। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो एमपी में। भाई एमपी में नर्मदा का सबसे ज्यादा पार्ट बहता है, रिफ्ट घाटी से होकर जाती है। तो कौन सी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान जल समझौता हुआ था, तो हमने बताया था शायद कल के सेशन में कि ये तो सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी का 20% पार्ट ही भारत यूज कर सकता है, जल का 20% पार्ट ही भारत यूज कर सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था, उस सिंधु नदी के बारे में हुआ था। सिंधु समझौते में भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत पानी यूज कर सकता है, देखिए यहाँ पर है कि जल का प्रयोग कर सकता है, तो 20%। कितना है, 20%। भारत के केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो कौन सी, सिंधु नदी। यानी कि जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, तो सिंधु नदी। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा तथा दूध गंगा। किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी। कौन सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है पंचगंगा और दूध गंगा। दामोदर घाटी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है वो दामोदर नदी। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। कहाँ से, छोटा नागपुर। तो अभी हमने बताया था कि जो झारखंड में एक पार्ट पड़ता है छोटा नागपुर, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। तो अब याद रखें कि दामोदर नदी भी वहीं से निकलती है, छोटा नागपुर से ही निकलती है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता होती है, इसलिए जो है वहाँ उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है तो जलोढ़ मिट्टी से में होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से है आच्छादित है, तो लगभग 34%। ये 25% ऐसा भारत, ये अब याद रखें 25% से 1% कम, 25% से 1% कम जो है 24% लगभग जो पार्ट है वो जलोढ़ मिट्टी का है। कौन से पार्ट का है, वो जलोढ़ मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कणों, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बालू और चीका की मात्रा, दोनों की मात्रा लगभग बराबर होती है तो वही जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाती है, दोमट मिट्टी। क्या हो जाती है, दोमट मिट्टी। दोस्तों नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा,
प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो आप याद रखें कि जिम कॉर्बेट, जिम, आप सुबह सुबह जाते हैं तो सबसे पहले जिम जाते हैं ना, तो पहला ही जो कॉर्बेट है वो पहला ही जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट है। और जो कि है कहाँ? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश का ही उत्तराखंड एक पार्ट था, और जो कि अलग हो गया। आप जानते होंगे कि ऐसे उत्तर प्रदेश था और ये वाला पार्ट जो काट दिया गया ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में कौन सा सबसे पहला जो पार्क था वो कौन सा था? वो जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम, अगर जिम कॉर्बेट का पुराना नाम देखें और पहले वाला नाम, जिम कॉर्बेट तो अब वर्तमान में नाम है, लेकिन अगर पहला नाम देखें तो इसका हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। तो पहला कौन सा? हेली नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भाई एमपी में है। एमपी में सबसे ज्यादा अधिक पार्ट एमपी में है। हम जानते हैं इंडिया के बीचों बीच वाला प्रदेश जहाँ पर सबसे ज्यादा उद्यान है। तो हमारे देश की जो धरती है, बीचों बीच धरती, वो उद्यानों से भरी हुई है। तो एमपी जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक है। हाँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में पाया जाता है। तो लेह जनपद में कौन सा उद्यान है? हिमिस। कौन सा उद्यान है? हिमिस। तो हिम से आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में हिम ज्यादा पाई जाती है और इसीलिए उसका नाम हिमिस है। तो हिमिस जो कि सबसे बड़ा, भाई हिम सबसे ज्यादा पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, बर्फ ही बर्फ। तो हिमिस जो कि सबसे बड़ा पार्क हो गया, जो कि बर्फ से ढका हुआ, आप याद रखें, इसलिए हिमिस कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लेह जनपद में है। कहाँ पर है? लेह जनपद में हिम जो राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका लगभग कितने किलोमीटर में फैला है? तो ये कितने किलोमीटर में है? 3568 किलोमीटर। तो आप याद रखें कि बर्फ की मात्रा सबसे ज्यादा फैली हुई है, और जब सबसे ज्यादा फैली हुई भाई पार्क है तो वो भी वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती होगी। अब ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3568 किलोमीटर जो कि हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है। जाड़े में साइबेरियाई सारस, कौन सी? साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है। तो राजस्थान में जो जाड़ा होता है, जब जाड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो सारे पक्षी राजस्थान भागते हैं, खासकर सारस। ठीक है। और सारस कौन सी? साइबेरियाई सारस। तो साइबेरिया से सारस भाग करके राजस्थान आती हैं। और कहाँ आती है राजस्थान में? राजस्थान में आती हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार। कौन सा? केवलादेव घाना पक्षी विहार, घना हुआ पक्षियों से। तो आप याद रखेंगे केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है उसमें भाई की साइबेरिया की सारी सारस, साइबेरियन सारस इकट्ठा हो जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सरिस्का जो बाघ अभ्यारण्य है वो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो भाई कान्हा बाघ अभ्यारण्य जो है 1995 में। कब? 1995 में। और कार्बेट 1957 में। दुधुआ 1958 में। और 57 कार्बेट के बाद दुधुआ बना, याद रखेंगे, कार्बेट के बाद दुधुआ बना। और फिर बांधवगढ़ कार्बेट के 10 साल बाद, दुधुआ के 10 साल बाद। तो 57 में कार्बेट, 58 में दुधुआ, और फिर 10 साल बाद बांधव, और 10 साल बाद बांधव फिर रणथंभौर आ जाता है। रणथंभौर ये आता है 5 साल बाद। तो 10 साल बाद बांधव, फिर रण। तो
सबसे पहले आएगा कार्बेट, जिम कार्बेट, सबसे पहले जिम जाओ, कार्बेट यानी कि 57 में। फिर 58, 1 साल बाद दूध पियो, और दूध पीने के बाद फिर 1 साल बंध जाओ 10 साल बाद, और फिर रण को चले जाओ, सारा बोरी बिस्तर बांध लो और रण को चले जाओ। तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से कि 1957 में कार्बेट, और फिर 1958 में दुधुआ, और फिर 1968 में बांधो, और फिर रण थम्बौर जो कि 1973 में। बांदीपुर, बांदीपुर भी 1973 में। तो रणथंभौर और जो बांदी है, रणथंभौर, बांदी, मानस, और मानस, मेलघाट, पलामू। तो रण, बांदी, मानस, मेलघाट, पलामू, ये सारी जो स्थापना है एक ही साल हुई थी। और भी बहुत सारे हैं, सिमलीपाल, सुंदरवन, ये भी 1973 में ही बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। तो आप याद रखेंगे कि बांधो वहां से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, रणथंभौर से। रणथंभौर, बांदी, मानस, मेलघाट, पलामू, सिमलीपाल, सुंदरवन। तो इतने सारे जो हैं वो 1973 में स्थापना हुई थी। अगर हम बक्सा की बात करें, नागार्जुन की बात करें, तो 82 यानी कि 4 साल बाद नागार्जुन। नागार्जुन के बाद नागार्जुन सागर, नागार्जुन बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। तो आप याद रखेंगे। तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य जो है 1982 में, और फिर बक्सा सागर 1982 में, नामदफा 1982 में, और इंद्रावती 1982 में। 4 साल बाद 4 बने हुए हैं, जो कि नागार्जुन, बक्सा, कौन सा, नागार्जुन, बक्सा, बक्से में नाग रख लो 4 साल बाद। तो भाई नागार्जुन, बक्सा, और फिर नाम, फिर इंद्रावती। तो नाम दफा कौन सा, इंद्रावती। तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से कुछ। अगर बांधों की बात करें, जो कि प्रमुख बांध जो कि किस किस नदी पर बनाए गए, तो इडुक्की परियोजना जो है वो लाई गई पेरियार नदी, जिसका निर्माण हुआ। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी के पर है। और ये कहाँ, पेरियार नदी कहाँ है, तो पेरियार नदी केरल में है। उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी जो कि देखिए, ताप्ती नदी जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ताप्ती नदी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। और गुजरात, आपने देखा गुजरात में ताप्ती नदी है। अच्छा, काकड़ापाड़ा परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, और ये भी गुजरात में है। तो ताप्ती नदियां तो आप जान ही गए कि गुजरात में है। तो ताप्ती नदी गुजरात में है, और काकड़ापाड़ा उकाई भी उसी नदी पर है। कोलडैम परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। और सतलज आपको पता है कि रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। तो सतलज जो नदी है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। तो कोलडैम परियोजना क्या है कि कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर कोलडैम परियोजना है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी। गंगा सागर चंबल नदी पर, और एमपी में चंबल है। हाँ, जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, जवाहर सागर, और जो कि राजस्थान में है। तो कुछ चंबल वाला पार्ट जो राजस्थान में है वहां पर जवाहर सागर है, और जो एमपी में है वहां पर गंगा सागर है। तो आप याद रखें, एमपी में गंगा सागर परियोजना चंबल में, और राजस्थान में चंबल में जवाहर सागर है। टिहरी आपको बता ही दिया कि टिहरी बांध जो है भागीरथी पर, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, और महाराष्ट्र में स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुर्गापुर बैराज नदी, देखिए दुर्गापुर बैराज, कौन से, दुर्गापुर बैराज जो कि दामोदर नदी और पश्चिम बंगाल में,
दलहती चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर में नागपुर शक्ति परियोजना, कोराड़ी नदी महाराष्ट्र में, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। तो अब ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से परियोजनाओं और पार्ट जो छोटी रह गई हैं वो भी हम बता देंगे फिलहाल। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट जो आपने देखा है उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे पूरी सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप ऐसे करके देख लीजिए एक बार बहुत अच्छी तरह से। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और हाँ, अगर नृत्य की बात करें तो नृत्य आपने देखा ही है, एमपी में पंडवानी, गौड़ गणगौर नृत्य, असम बिहू, उत्तर प्रदेश नौटंकी, गुजरात गरबा, कर्नाटक यक्षगान और पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, तेहरताली, भवाई और महाराष्ट्र में तमाशा, लावड़ी, उत्तराखंड में कजरी, छोलिया, जम्मू कश्मीर में कूद, दंडी नाच, राउफ, हिमाचल प्रदेश में छपेली, दांगी, थाली और बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट जाटिन और केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, नागालैंड में लीम छोंग, पश्चिम बंगाल में जात्रा डाली, छऊ और मंदी में ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। और गोवा मंदी, गोवा जैसे महंगे शहर में कौन से मंदी है, तो आप याद रखेंगे। और ढाली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ज्यादा ढाल है, ढाली, जात्रा, छऊ। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। झारखंड में विदेशिया, छऊ और उड़ीसा में उड़ीसी घूमर हो गया, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य हो गया। कंचनजंगा आपको पता ही है कि भारत में है, भारत में और किस राज्य में? सिक्किम में है। सिक्किम वाले पार्ट में, जहाँ पर आपने देखा था सिक्किम वाला पार्ट, तो वहाँ पर कौन सा कंचनजंगा है। और भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली है। और आपने देखा अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। हिमालय सबसे बड़ा सियाचिन है। आपने देखा लंबाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ी है। खैबर जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खबर लेने के लिए खैबर दर्रा है। पालधार जो कि केरल तमिलनाडु को पार करने के लिए पालधार दर्रा है। और नाथुला जो कि उत्तराखंड में है। जम्मू से कश्मीर का हालचाल लेने के लिए बनिहाल दर्रा है। और किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर निर्मित हुआ है किस नदी के किनारे? महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे। तो इस प्रकार से आप ये पूरा देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लें। छोटा नागपुर कहाँ है? दृश्य समृद्ध है और दिन और रात कब बराबर होते हैं, जलप्रपात, ये सारी चीजें लगभग याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। और कुछ कमी बेसी है तो आप बताएं, और जो सजेशन है वो आप बताते रहें। और मैं बराबर जो है अच्छे अच्छे टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनसे इम्पोर्टेंस मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। साथियों, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये सारी नॉलेज जो है अदर स्टूडेंट के पास जाए। जो कि मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें नॉलेज जितना ही आप बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। कहावत है कि सरस्वती भंडार की एक अनोखी बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आपके वो बढ़ेगा नहीं, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, एक बार दो बार रिपीट करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप दो बार एक अच्छी तरह से देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से और याद भी हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत